अभी जब ये आज देखिए खूबसूरत खुद लग रहे हैं, लेकिन अभी जब यहाँ पर आने को थे तो इनके पड़ोस में एक लड़की थी, उसको देखकर तुरंत डॉक्टर साहब ने कहा, बोले भाई आज तो लिपस्टिक अच्छे रंग की लगाई हुई है तुमने। बोली धन्यवाद कुमार जी। बोले आज तो साड़ी भी ठीक ठाक रंग की है। बोली धन्यवाद कुमार जी। बोले आज तो भाई तूने मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाई है। बोले धन्यवाद कुमार भैया। बोले सुंदर फिर भी नहीं लग रही। सच बताऊं बहुत बढ़िया विचारधारा के। अच्छा हाजिर जवाबी का मैं बताऊं, अपन ये भी अग्रवाल समाज के कार्यक्रम कर करके इनमें भी वही फूट आ गया है जो अपन सब में है। पिछले दिनों जब चीनी प्रतिनिधि मंडल आया राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान, डॉक्टर साहब को मेट्रो में जाने का अवसर मिल गया। गलती से मेट्रो का दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया तो उसके अंदर कुछ मक्खी मच्छर कीट पतंगे आ गए। अब चीनी प्रतिनिधि मंडल तो वो सारी कीट पतंगे भी खा लेते हैं, अपने आप ये संस्कृति नहीं है। अब डॉक्टर साहब बड़ी गौर से देख रहे थे, चीनी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने, किसी ने मच्छर पकड़ा जीप पे रखा चट कर गए, मक्खी पकड़ी जीप पे रखी चट कर गए। डॉक्टर साहब बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ देख रहे थे। कुमार भाई ने बड़ी हिम्मत करके एक मच्छर पकड़ा और एक चीनी से पूछा था खरीदेगा। और सच बता रहा हूं, जहां पर अपने वर्ग की बात कर रहे थे, सच्ची बात है। अभी पिछले दिनों मुझे याद है यहाँ पर नजदीक में ही एक किसी पहलवान ने लंगोट घुमा दिया तो सबको लगा भाई, बोले भाई कोई है लड़ने वाला तो आ जाए, वरना मैं समझूंगा कि इस इलाके में नामर्द रहते हैं। सबको बड़ी चिंता हुई, प्रतिनिधि चले गए, बोले यार वो गुप्ता जी को पढ़ के लाओ, किराने वालों को, वही सारी समस्या का निदान करेंगे। वो गुप्ता जी के पास गए, बोले साहब ऐसे ऐसे पहलवान ने चुनौती दी है और पूरे मोहल्ले का, पूरे यहाँ पे जो अपना शहर है इसका जो नाम डूब जाएगा। तो लाला जी बोले चिंता मत करो मैं चल रहा हूँ। लाला जी आए, उन्होंने आके पहलवान से हाथ मिलाया, बोला भाई मैं लड़ूंगा। सब लोग देखने लगे भाई ये लाला जी क्या करेंगे, पहलवान का डिल्डोल खली बली जैसा और लाला जी बिल्कुल राजीव जी जैसे। अब वो उन्होंने कहा जैसे तैसे पहलवान ने लाला जी को अपने कंधे पर लिया तो उन्होंने सीधे उनके कान पे जाके कहा, बोला भाई देख 10 लाख रुपए दूंगा, एक बार चित हो जा, 10 साल कुश्ती लड़ेगा जब भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। पहलवान के समझ आ गई, पट्टे ने ऐसा दाव मारा, लाला जी को चित करने के बहाने से खुद ही चित हो गया, खुद चित हो गया। लाला जी जीत गए, मोहल्ले की शान बच गई, नाम हो गया। अगले दिन सुबह ही गल्ले पे चला गया लाला जी के पास वो पहलवान, बोले जी वो 10 लाख रुपए। बोले भाई कौन से 10 लाख? बोले कल आपने अखाड़े में कहे थे। बोले भाई अखाड़े में तूने अपना दाव खेला, मैंने अपना खेल दिया। अच्छा हमारे यहाँ तो मामले ऐसे होते हैं। मेरे यहाँ भी कल सांप आ गया, राजीव जी को पता चला, सुबह फोन करके पूछने लगे, बोले भाई सांप आया, किसी को काटा वाटा डसा वसा तो नहीं, क्या हुआ, कोई सब खैरियत तो है? मैंने कहा राजीव जी चिंता मत करो, होली का सीजन चल रहा है, वो असल में उसका सांप का जहर खत्म हो गया था, मेरी लुगाई से उधार लेने आया था। तो कई बार ये सिलसिले होते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले दिनों प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह, हालांकि डॉक्टर साहब कहते हैं प्रेम अलग से करो विवाह अलग से करो, ये इनका अपना मानना है, मुस्कान भी उस बात को समर्थन देता है। बहरहाल मैंने प्रेम विवाह किया तो मुझे लगा कि भाई मुझसे गलती हो गई और गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गलती का प्रायश्चित हर ईमानदार व्यक्ति करता, मैं ईमानदार हूँ। मेरे को लगा कि शादी हो गई, शादी का मतलब गलती हो गई, इसका प्रायश्चित कैसे करूं? एक कवि किस तरह से उस गलती का प्रायश्चित करता है, आप तक पहुंचता हूं, आनंद लीजिएगा। कहता हूं कि एक मुलाकात में ही ऐसे लगा जैसे कोई अंधेरे जीवन में दीपक जला गया, और सुनी सुनी अखियों को मीठे से सपन देके फिर कोई प्यार वाली राह दिखला गया। तो 7 फेरे लिए जब मुझे एहसास हुआ, जिंदगी के हाथों में तो नाहक चला गया। वो शादी वाली गलती का प्रायश्चित करने को हनीमून के लिए अकेला भी चला गया। ये मामले होते हैं। अच्छा प्यार मोहब्बत, डॉक्टर साहब तो खैर पीएचडी की हुई है, पूरे शोध कार्य किया हुआ है, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। मैंने भी प्यार मोहब्बत की बातों का संदर्भ छंदों के माध्यम से कहने की कोशिश की। जब ये प्यार मोहब्बत का कीड़ा आदमी के अंदर आता है तब उसका दृष्टिकोण कैसा होता है, मैं 2 बंद आपके बीच में देता हूं, उसके बाद ठीक ठाक और कविता बीच में दे दूंगा। कि गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता।
कि गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता। वो प्यार वाला राग जब बजता है दिल में तो आरती अजान का अलाप नहीं दिखता। प्यार करने का हक सबको मिला गया, प्यार करने में कोई पाप नहीं दिखता, पर जब देखता हूँ उसके मैं भाइयों को अपना मिलन या मिलाप नहीं दिखता। तो रथ पे सवार, ये रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, भैंस पे सवार यमराज नहीं दिखता। के रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, भैंस पे सवार यमराज नहीं दिखता। और मंच पर बैठी हुई कवित्री तो दिखती है, माइक पे खड़ा कविराज नहीं दिखता। किसको मैं दिल दूं, किसको मैं प्यार करूं, मुझे यहाँ कोई हमराज नहीं दिखता। प्यार के कीटाणु मेरे भीतर समा गए हैं, मुझे अपना कोई इलाज नहीं दिखता, मुझे अपना कोई इलाज नहीं दिखता। तो एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। नहीं, मार्केट वैल्यू थोड़ी सी मेरी भी है, आपके इंटरनेट पे मेरी प्रैक्टिकल में। ये एक कवि सम्मेलन में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। बस उस रोज से की उड़ गई नींद मेरी, और कुछ दिन तक आया नहीं चैन जी। क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन। ये असली नुक्ता है, ये साहब ऐसी बात नहीं है, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। और मैं बताऊं, अभी पिछले दिनों मैंने डॉक्टर साहब से कहा, कुमार विश्वास से, मैंने कहा भाई साहब आपकी तरह बड़ा कवि होना चाहता हूँ। बोले भाई तो ऐसा कर, बड़े बड़े कवियों की किताबें पढ़, पुस्तकें पढ़। मैं एक बहुत बड़े नामी गिरामी कवि की किताब लाया साहब। मेरा दुर्भाग्य, जिस सप्ताह मैंने उनकी किताब पूरी पढ़ी उससे अगले दिन ही उनका निधन हो गया। मैं फिर एक और बड़े कवि की किताब लाया, मैं किताब पढ़ ही रहा था, वो बीच में ही निकल लिए। अच्छा, मेरे को लगा यार बड़े कवि तो डॉक्टर कुमार विश्वास भी है। मैं इनके पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी कोई किताब हो तो दे दो। आज ही जवाब व्यक्ति साहब, मैंने कहा आपकी किताब हो तो दे दो। ये मन से भाप गए, ये बोले भाई ऐसा है मेरी किताबों की प्रतियां तो समाप्त हो चुकी, तू ऐसा कर अंदर से अपनी भाभी से ले ले, वो भी लिखती है। मैं सच बता रहा हूँ, ये मामले बच्चे घूम रहे हैं बहुत बढ़िया। वो एक बच्चे से किसी ने पूछ लिया, बोले बेटा ये सवाल पूछ रहा हूँ, एक वाक्य में जवाब देना। बोले यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, कुतुब मीनार कहाँ है, शताब्दी ट्रेन की रफ्तार क्या है, और मुर्गी क्या देती है। अब वो बच्चा भी यहाँ का था, नोएडा का। अब क्वेश्चन ये किया, बोले भाई यूपी का मुख्यमंत्री कौन है, कुतुब मीनार कहाँ है, शताब्दी ट्रेन की रफ्तार क्या है, और मुर्गी क्या देती है। बच्चे ने तबाक से उत्तर दिया, मायावती दिल्ली में 120 की रफ्तार से अंडे देती है। बच्चे ऐसे ऐसे पैदा हुए। और एक टुकड़ा और, हालांकि मैं यूपी में खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूं साहब, कवि किसी के अपने नहीं होते, लेकिन वो सबके होते हैं। मैंने एक टुकड़ा कहा कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई। मुहावरे का प्रयोग कवि किस तरह करता है, मैं उसका एक वानगी देता हूं आपको, कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री ने स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, पट्टी ना डूबी ना उतराई, ना बाहर निकल कर आई, तो पास खड़ी भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। फिर तो ट्विस्ट आ गया कहानी में, भीड़ में से आवाज आई, देखो देखो गई भैंस पानी में। भाई तालियां कमाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं अभी रमेश मुस्कान भी बहुत हाजिर जवाब व्यक्ति है। मैंने कहा भाई कल मेरी शादी की सालगिरह थी, बोला 2 मिनट का मौन धारण कर लेता। साहब मुझे तो ऐसे ऐसे मिलते हैं, पर मैं क्या करूं, ये मामले ऐसे होते हैं। अच्छा मैं बताऊं, अभी तेज भाई आएंगे, डॉक्टर साहब है, समीना साहिबा बहुत बढ़िया कहती हैं। अभी रमेश मुस्कान बहुत चिंता में था, बोले यार तुझे पता है हम विश्वगुरु थे। मैंने कहा भाई सस्पेंड किया किसने,
वो तो हम आज भी हैं। बोले कैसे? मैंने कहा भाई देख, पिछले दिनों अमेरिका वालों ने एक मशीन का आविष्कार किया, वो चोरी पकड़ने वाली मशीन थी। अमेरिका वालों ने एक्सपेरिमेंट के लिए 1 घंटे के लिए मशीन लगाई, 1 घंटे में 10 चोरी पकड़ी। फिर वो चीन वाले ले गए, 2 घंटे मशीन प्रयोग में लगाई, 2 घंटे में 20 चोरी पकड़ी। फिर पाकिस्तान वाले ले गए, 5 घंटे में 500 चोरी पकड़ी। तो मशीन में से आवाज आई, तुम तो हो ही वो। मशीन से आवाज आई, तुम तो हो ही वो। फिर वो मशीन भारत में प्रयोग के लिए लाई गई, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरी मशीन चोरी। मशीन चोरी होने के बाद भारत में रहा, बोले भाई देश का मामला है, ये तो अपने मामले गड़बड़ हो जाएंगे। पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई, ढूंढो, तलाश करो, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पुलिस वालों ने चोर भी ढूंढ लिया। अब चोर से कहा, बोले भाई तूने मशीन चोरी की है? तो अग्रवाल साहब वो चोर का जवाब सुनिए। बोले मशीन चोरी की है? बोले भाई साहब मैंने चोरी वोरी नहीं की, ये देखो पक्का बिल। अच्छा, यहां तक भी बात होती तो ठीक थी। गणित बात तो तब गड़बड़ हुई जब 4 दिन बाद अमेरिका से फैक्स आया भारत में कि उस मशीन की बिल बुक भी चोरी हो गई। तो ऐसे मसले साहब क्या करें, पर करना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे मामले, अभी एक आविष्कार हमारे देश में भी हुआ कुमार साहब, आविष्कार हुआ हमारे यहाँ पे। एक रोबोट ऐसा बना जो झूठ बोलना पकड़ता था, झूठ बोलने वाले को थप्पड़ मारता था। वो एक नेताजी ले आया रोबोट को अपने घर, वो बच्चे को दिखाने के लिए। उनका बच्चा शाम को लेट आया कॉलेज से। नेताजी ने कहा कहाँ गया था? बोले पिताजी मैं कॉलेज में था, ओवर क्लास कर रहा था, वो ट्यूशन चल रही थी। तो रॉबर्ट आगे बढ़ा, उसके बेटे के एक थप्पड़ मारा। पिताजी ने पूछा बेटा सच बता कहाँ था? बोले पिताजी मैं पिक्चर देखने गया था दोस्तों के साथ। बोले देखा झूठ बोल रहा है तू, जब हम तेरी उम्र में थे तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सीधा कॉलेज से घर आते थे। रॉबर्ट नेताजी की ओर बढ़ा, एक थप्पड़ नेताजी के मारा। पास में उसकी माँ खड़ी थी, नेताजी की बीवी खड़ी थी। बोले बच्चा तो तुम्हारा ही है। रॉबर्ट अब उसकी माँ की ओर चल रहा। सच बता रहा हूं, और मैं फरीदाबाद से आपके बीच में आया हूँ। हमारे यहाँ फरीदाबाद हरियाणा का अंश है, हरियाणा का मामला है। हमारे क्या वो अलग अलग मामले होते हैं। अभी मुझे याद है एक हमारे दोस्त की शादी हो गई। अब वो शादी हो गई, बेचारा ले गया पत्नी को पहले ही उसमें छत पे ले गया चांदनी रात में गया और रात भर बोलता रहा। बोले लड्डू खाएगी? बोले ना। समोसा खाएगी? बोले ना। जलेबी खाएगी? ना। बालूशाही? बोले ना। रबड़ी? ना। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए पूछते और वो नीचे उसका बाप खड़ा तो लड़के का, उसने नीचे से आवाज मारी, बोले छोरे तू कढ़ाई उतार ले, खेत में जाने का टाइम हो गया। तो हमारे यहाँ तो ऐसे मसले होते हैं। पर आइए टीम है, सारे मजे मैं एक बार जोड़ा तालियां दीपक की मेहनत है। वाह, मैं एक कविता मैंने कहा था कि मैं पिछली बार का एक भी शब्द और एक भी वाक्य आपके बीच में नहीं प्रयोग करूंगा। मैंने शायद ये जिम्मेवारी निभाई है, वरना हंसाने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आइए मुख्य अतिथि आ गए हैं, विराजिए। नहीं वो जो देख आता लगता है क्योंकि अच्छा ये राजीव जी इनका ही फोन आया था, पूछ रहे थे कार्यक्रम शुरू हो गया क्या, मैं चलूं घर से। सबके दीपक अपने अपने काम रहते हैं। मुझे बता रहे थे राजीव एक दिन, बोले भाई साहब जब तक घर नहीं जाऊं आपकी भाभी खाना ही नहीं खाती है। मैंने कहा सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसी लुगाइयां कहाँ मिलती है भैया? बोले नहीं ये बात नहीं है, घर जाऊं बनाऊं तो खा पाती है। तो कई लोग अपना काम निपटा है, उनका स्वागत करते हैं। राजीव भाई के साथ तो और भी मसले हैं, ये खाना वाना मामला तो आप बता ही रहे हो कुमार जी। पर मैं बताऊं पिछले दिनों जब मंदी का दौर था, आपने कहा मंदी नहीं आई, पर ऐसी बात नहीं है। अपन चेहरे पे भी मंदी जब आए तो चेहरे पे भी वैसे ही रखते हैं, पर भाइयों से बतिया लेते हैं फोन पे कि भाई काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, पर दुनिया के आगे ठीक ठाक रहते हैं। तो भाई साहब का फोन आया, बोले यार क्या करूं, काम नाम ठीक से नहीं चल रहा। मैंने कहा क्या मतलब? बोले तेरी भाभी ने सारे नौकर चाकर भगा दिए, घर के सारे काम मुझसे करवाती है, झाड़ू पोछा बर्तन, बड़ा दुखी, क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुछ नहीं, 2-4 घर और पकड़ लो गुजारा ठीक। और मैंने कहा ये नहीं हो तो एक अच्छा। फिर इन्होंने मेरी बात पे अमल किया, पर दूसरे ढंग से किया। बोले अपनी पत्नी से, बोले हमारी भाभी से, बोले देख भगवान तू तो एक काम कर, काम धाम ठीक नहीं चल रहा, तू तो अपने मायके चली जा, बच्चों को इनकी नानी के घर भेज दे, और मेरा क्या है, मैं तो अपने ससुराल में ही रह लूंगा। और ये मामले ऐसी हैं। पर आइए मैं आपको एक कविता देता हूं, और कविता के बाद मैं शबीना जी बैठी हैं, कुमार भाई भी बैठे हैं, हम भले ही कुछ भी हास्य में की बात करते हो, पर अच्छे लोगों में अच्छी 2-4 बातें भी होनी चाहिए। एक कविता पढ़ता हूं, उसके बाद 2-3 शेर देकर मैं विराम लेता हूं। कविता
सिर्फ ये सोच रहा हूं कि क्या पढ़ी जाए। मैं एक राजनीतिक कविता पढ़ता हूं, उसके बाद एक कविता पैरोडी पढ़ के दो शेर आपको देता हूं। मैंने पिछले दिनों एक कविता कही, मैंने कहा किसी वर्ग विशेष से हम, किसी पार्टी विशेष से हम नहीं संबंध रखते, लेकिन हमें जैसा दिखता है हम वैसा कहने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि ये जो रंगों की बात हो रही है, तो मैं कहता हूं कि बेशक बनो तुम रंगीन और इतने सामर्थ्यवान कि सभी रंग कर दें आत्मसमर्पण तुम्हारी समक्ष, पर ये ध्यान रहे कि तुम्हारे रंग इंद्रधनुष जैसे हों, ना कि गिरगिट सरीखे। इंद्रधनुष जैसे हों, ना कि गिरगिट सरीखे। कहता हूं ये जो राजनीति के रंग होते हैं, ये जो राजनीति के रंग होते हैं, बहुत दबंग होते हैं, यूं तो नंग होते हैं और बदरंग होते हैं, और इन रंगों की भी अपनी एक राजनीति होती है। ये कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग षड्यंत्र रचाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है। कई बार लाल रंग बगावत का बिगुल बजाता है, हरा रंग षड्यंत्र रचाता है, नीला रंग अहंकारी हो जाता है, और केसरिया रंग आस्थाओं के नाम पर भिखारी हो जाता है। और कई बार तो इन सब रंगों पर खाकी रंग बहुत भारी हो जाता है, और ये सभी रंग सफेद रंग की आड़ में देश को चूना लगाकर झोंक रहे हैं भाड़ में। तो है राजनीतिक दलों, बाहुबलों, शनिचरो अब तो टलो, शनिचरो अब तो चलो, देश को यूं मत चलो, भले तुम एकला चलो और अपने अपने झंडों को ऊंचा और ऊंचा उठाओ, लेकिन इन सबको एक छत्र यानी कि तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ, तिरंगे के नीचे लाओ। जब वो तिरंगे के नीचे लोग सारे आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम हमारे चेहरों पर इंद्रधनुषी रंग भी महसूस अब करेंगे। आइए एक मैं पैरोडी पढ़ने की कोशिश करता हूं। अगर मेरा आवाज तो वैसी है, आप समझ लीजिएगा कि पुरुष स्वर में बप्पी लाहिरी गा रहा है। अडवाणी छेड़ देवे, सोनिया चुटकी लेवे, सियासत गंदा फूल। अडवाणी छेड़ देवे, सोनिया चुटकी लेवे, सियासत गंदा फूल। अमर सिंह गाली देवे, मुलायम समझा लेवे, सियासत गंदा फूल। छोड़ा बसपा का हाथी, थामा कांग्रेस का हाथ, दल बदलू नेता न जाने कब हो जावे किसके साथ। फेरे जिसके संग लेवे, झटका उसी को देवे, सियासत गंदा फूल। अरे नेता है व्यापारी, नित बेचे अपना देश। नेता है व्यापारी, नित बेचे अपना देश। कौवे जैसी नीयत है, बगले जैसा भेष। माया जब गुड़की देवे, मनमोहन नैया केवे, सियासत गंदा फूल, सियासत गंदा फूल। और कुर्सी की खातिर तन मन धन सब कर दे कुर्बान, कुर्सी की खातिर तन मन धन सब कर दे कुर्बान। पूरी दुनिया में अलग है अपने नेताजी की शान। जनता से टैक्स ये लेवे, स्विस बैंक में पैसे देवे। जनता से टैक्स ये लेवे, स्विस बैंक में पैसे देवे। सियासत के तस्वीर, सियासत के तस्वीर, सियासत। और आइए, ये तो मैंने कही, हमारा फर्ज है अंधियार में दीपक जलाने का, और हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना। हमें महसूस करना हो तो आंखें बंद कर लेना। पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का, पता कुछ भी नहीं होता फकीरों के ठिकाने का। और एक शेर आप तक बताता हूं कि हुए सब ख्वाब गायब, चैन गायब, हम परेशान। हुए सब ख्वाब गायब, चैन गायब, हम परेशान हैं। मिला है ये सिला हमको किसी से दिल लगाने का, मिला है ये सिला हमको किसी से दिल लगाने का। और गुजर जाती है सारी उम्र रिश्ते आजमाने में, गुजर जाती है सारी उम्र रिश्ते आजमाने में। हमें मिलता कहाँ है वक्त खुद को आजमाने का, हमें मिलता कहाँ है वक्त खुद को आजमाने का। और असर कुछ यूं हुआ मायूसियों का जिंदगानी पर, असर कुछ यूं हुआ मायूसियों का जिंदगानी पर। बहाना ढूंढते हैं आजकल हम मुस्कुराने का, बहाना ढूंढते हैं आजकल हम मुस्कुराने का। और मित्रों, तीन शेर और अंतिम कहता हूं कि नहीं
मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। नहीं बुजुर्गवार बैठे हैं, उनके नाम करता हूं कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे मेरी आमद कहां तक है। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है। ये मेरे शेर बोलेंगे मेरी आमद कहां तक है। और ना दौलत से ही तय होगा, आपका शेर था कि वो बैठे हो सब में उससे पहले वाला, कि न दौलत से ही तय होगा न शोहरत से ही तय होगा। न दौलत से ही तय होगा न शोहरत से ही तय होगा। तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर। क्या बात है। बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर। जमीन की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। जमीन की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। और मित्रों फिर कहता हूं अंतिम अपना शेर कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है। ये तो अद्भुत कह दिया दीपक कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है। जो बोलूं सच तो फिर मेरा परिवार मरता है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है। जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। और आना जिंदा है अगर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको। आना जिंदा है अगर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको। भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है। भला वो कौन है तुझ में कि जो हर बार मरता है। और सियासी जंग में कुर्बान होते हैं फकत मोहरे। सियासी जंग में कुर्बान होते हैं फकत मोहरे। सियासत में कबीले का कहां सरदार मरता है कहां। और अपने अग्रवाल बंधुओं को दो शेर देना चाहता हूं। कहता हूं कि क्या कमाई है महीने की ना पूछो। क्या कमाई है महीने की ना पूछो। ये समझ लो बस गुजारा चल रहा है। क्या कमाई है महीने की ना पूछो। ये समझ लो बस गुजारा चल रहा है। और एक चमक चेहरे पे अब भी